तो चलिए आज की क्लास में वॉल्यूम 7 में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम 7 और परफेक्शन आईएएस। ठीक है, कि करेंट अफेयर्स, पुस्तक और लेखक। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला जो किताब का जो नाम लिख कर आ रहा है, हालांकि इसे पूछता नहीं है, कुछ ही किताब का पूछेगा। बिहार में भी ये किताब इनके बिहार के गांधी, ठीक है, नीतीश कुमार से संबंधित जो पुस्तक जो अभी चर्चा में था वो आएगा एग्जाम में आपका। ठीक है, तो उसके लेखक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेखक का नाम मैंने डाला भी, तो फिलहाल मैं ही भूल गया हूँ। एट द व्हील ऑफ आवाज थोड़ा रिसर्च। गुड़गुड़ा रहा है। आपका आवाज घर घर आ रहा है। ठीक है, मेरे तरफ से आवाज में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सर। हाँ ठीक है, चलिए। कनिष्क का क्या नाम है? कशिश, आप बंद रहिए पूरे क्लास में। ठीक है, दिक्कत हो रही है आपकी तरफ से। एट द व्हील ऑफ रिसर्च इन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये पुस्तक किसका है? अनुराधा मैस्केरेहन्स। ठीक है, तो अनुराधा मैस्केरेहान्स ने एक पुस्तक लिखी, इसका शीर्षक है एट द व्हील ऑफ रिसर्च इन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, इस पुस्तक में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भूतपूर्व महानिदेशक की जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है अनुराधा मैस्केरेहान्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है एट द व्हील ऑफ रिसर्च इन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, अब पुस्तक लिखा गया अनुराधा मैस्केरांस के द्वारा। और इस पुस्तक पे जो जिनके लाइफ के बायोग्राफी के बारे में बताया गया है, वो जो है उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी कौन? तो डॉटर विश्व है। स्वास्थ्य संगठन, क्या, हाँ, स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे तो मुख्य वैज्ञानिक भी रही है 2019 से लेकर 22 तक। और साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की भूतपूर्व महानिदेशक भी रही है, जो कि 15 से लेकर 70 तक रही है, उनके जीवन पे है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भारत से सम्मानित तथा भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन की पुत्री है। ठीक है, तो ये सौम्या स्वामीनाथन की बात करेंगे तो किनकी पुत्री है? एम ठीक एस है, स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब दिया गया है? तो 2024। 2024 में भारत रत्न इनको दिया गया है। इनकी मृत्यु भी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही हुई थी। 99 वर्ष की आयु में इनकी चेन्नई में मृत्यु हुई थी। ठीक है, शतक लगने से रह गया। ठीक है, एक साल और जी जाते। ठीक है, 99 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे इनका देहांत हुआ? तो चेन्नई में। ठीक है, अब आते हैं उपन्यास सुल्तान का स्वप्न, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है? नोवेल का नाम क्या है? सुल्तान का स्वप्न। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के द्वारा। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन द्वारा लिखित उपन्यास को हाल में ही यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया है। ये किताब चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया इस पुस्तक को। ठीक है, जो कि बेगम रुकैया शेखावत के द्वारा लिखा गया है। अब पुस्तक का नाम क्या है, मतलब नोवेल का नाम क्या, उपन्यास है तो सुल्तान का स्वप्न। मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड समिति की 10वीं महासभा में यह सम्मान प्रदान किया गया। 1905 में लिखा गया उपन्यास साइंस फिक्शन एंड नारीवादी लेखन के प्रथम उदाहरणों में से एक है। ठीक है, नारीवादी लेखन के प्रथम उदाहरणों में से एक है। यह उपन्यास को एक ऐसे आदर्श विश्व की कल्पना पर आधारित है जिसकी बागडोर महिलाओं के हाथ में है। ये महिलाएं सौर चूल्हा, उड़ने वाली कारों जैसे हाईटेक गैजेट का उपयोग करती है, जबकि पुरुषों को केवल गृह कार्य करने की अनुमति है। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ पे ना, मतलब पुरुष को मतलब गृह कार्य करने की अनुमति जैसा दिखाया गया। महिलाएं जो है सो वहाँ पे सौर चूल्हा, उड़ने वाली, ठीक है, गैजेट, हाईटेक कार, मतलब इन सारी चीजों का मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये नारीवादी को मतलब क्या करती है? केंद्रित करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये उलान बटोल में जो हुआ था अभी, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे इनको सम्मानित किया गया। और किताब का नाम क्या है तो ध्यान में रखना, सुल्तान का स्वप्न। अब बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के द्वारा इसको लिखी गई है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक बार इसे रिपीट करना, तो बताना है। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन जी का बायोग्राफी किसने लिखा था, क्या बताएंगे? अनुराधा मास्क। अनुराधा। अनुराधा मैस्के रेहान्स ने लिखा था। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन जी की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ की भूतपूर्व, ठीक है, क्या रखी है तो डायरेक्टर। वैज्ञानिक रही है। और साथ में आईसीएमआर की बात करेंगे तो भूतपूर्व महानिदेशक भी रही है। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन जी की पुत्री है। ठीक है, और सुल्तान का स्वप्न की बात करेंगे तो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसके यूनेस्को के किसमें शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और ये पुस्तक जैसे मुख्य रूप से नारीवादी,
ठीक है, गतिविधियों को दिखाने का काम करती है। अब हम लोग आते हैं मेन जो आते हैं नियुक्ति और इस्तीफा। ठीक है, नियुक्ति इस्तीफा में पर्सन विशेष होता है और इसे कभी कभी बीपीएससी आपका प्रश्न जो होता है उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो फैजल बिन सऊद अल मेजफेल, क्या नाम है, फैजन बिन सऊद अल मेजफेल, चर्चा में क्यों है? तो सऊदी अरब ने फैजल बिन सऊद अल मेजफेल को सीरिया का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरिया की राजधानी बता दीजिए। दमिश्क, क्या है, दमिश्क, है ना? दामेस्क। हाँ ठीक है, तो यह नियुक्ति इन दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में आए महत्वपूर्ण बदलाव को इंगित करती है। यह एक दशक से अधिक अवधि के उपरांत एक ऐसी प्रथम नियुक्ति है, मतलब 10 वर्षों में से नहीं थी, ये 10 वर्षों के बाद मतलब अभी ये मतलब नियुक्ति की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सीरिया में बढ़ गृह युद्ध के कारण दोनों देशों के मध्य की बात करेंगे, संबंध मतलब वर्षों तक मतलब कटु रहे थे, खराब रहे थे। ठीक है, तो मतलब सीरिया और इनके किनके बीच में, ठीक है, सीरिया और सऊदी के बीच में फिर से मतलब राजनीतिक बातचीत करने के लिए, ठीक है, एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है, राजदूत की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो सऊदी अरब के जो राजदूत जो बने उनका नाम क्या है? फैजल बिन सऊद अल मेजफेल जो है सीरिया में राजदूत बने हैं। जेठा अहिर नाफेड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, क्या नाम इनका? जेठा अहिर। ठीक है, नाफेड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है, जेठा अहिर निर्विवाद रूप से नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान, इसको नाफेड कहते हैं। तो अब नाफेड के अध्यक्ष की बात करें, किनको चुना गया? तो जेठा अहिर को चुना गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते आगे। गीता नौसाद, सॉरी, गीतनास नौसेदा, क्या नाम है इनका? गीतनास नौसेदा, क्या है ये? तो यहाँ पे गीतानास लिखा हुआ, पे गीतनास लिखे हुआ है। ठीक है, गीतनास नौसेदा दूसरे कार्यकाल के लिए लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। ठीक है, नौसेदा साहब की बात करेंगे तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः इनको चुन लिए गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नौशाद साहब की बात करें, नौशाद ने इस राष्ट्रपति निर्वाचन में, ठीक है, 74 पॉइंट, ठीक है, 43% वोट को प्राप्त किया, विजय हासिल की। अब इनके जो मतलब इनके जो प्रतिद्वंदी जो थे दूसरे नंबर पर रहे, काफी पीछे रह गए, मात्र उनको 24.06% वोट ही मिला। इनका नाम क्या है? इंग्रिदा शिमोनाइट। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर रहे थे, ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, और गीता नौसेदा की बात करेंगे, गीता ही मैं बोल रहा हूँ, नाश में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, लिथुनियाई बैंकर भी है और साथ में राजनेता भी है। तो इतनी कहानी हमको याद तो रखनी नहीं है, हमको बस क्या याद रखना है, ऐसा बताना है। गीतानास नौसेदा की बात करेंगे तो क्यों चर्चा में थे? क्योंकि लिथुनिया के राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने मतलब क्या की है? जीत हासिल की है। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह माया हलीना, ठीक है, ध्यान में, अल्लाह क्या लिखा है? अल्लाह माया हलीना, चर्चा में क्या था? भूतपूर्व राजदूत। ठीक है, अल्लाह माया हलीना चाड गणतंत्र के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ठीक है, अब एक चीज बताना मैं भूल गया, 1 तारीख से 60 दिन का जो सेट प्रैक्टिस जो रहेगा और टारगेट क्लासेस जो रहेगी से प्रोवाइड की जाएगी। और इसलिए भी को कर दी कि 4 सब्जेक्ट को मैंने बोला था टारगेट करने के लिए, और 4 सब्जेक्ट में हमने मॉडर्न हिस्ट्री शामिल किया था, और आपका बिहार शामिल किया था, और आपका शामिल किया था करंट अफेयर्स, और साइंस को शामिल किया था। चारों सब्जेक्ट का कंपाइल्ड टेस्ट सीरीज आपको ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, रात में मैं सबको एक जगह डाल दूंगा एक बार फिर से। तो 1 तारीख से 60 दिन का आपको टारगेट देंगे, जो कि मुख्यतः टेस्ट सीरीज पे बेस होगा, जो कि प्रैक्टिस या रिवीजन क्लास होगी। तो 1 तारीख से आपका टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी 50 क्वेश्चन या फिर 75 क्वेश्चन का प्रतिदिन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो कल से हम लोग 1 तारीख से या फिर 2 तारीख से शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, ग्रुप में जो 50-50 क्वेश्चन वाला जो सेट जो जाता है, आई थिंक 40-42 दिन का डाला जा चुका है, तो वो भी लगाते रहिए आप लोग। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, तो यहाँ पे चार गणतंत्र के नए प्रधानमंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो अल्लाह माया हलीना को। ठीक है, तो अल्लाह माया हलीना ने नेता प्रतिपक्ष सक्सेस मसरा, जिन्होंने 22 मई 2024 को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, उनका स्थान ले लिया है। सक्सेस मसरा जनवरी 2024 में चार्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो अल्लाह माया हलीना एक राजनयिक है, वह स्टेट प्रोटोकॉल के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। चीन में चार्ट के राजदूत के रूप में भी इन्होंने मतलब क्या किया है? काम किया है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब नए जो राष्ट्रपति जो बन गए हैं, सॉरी प्रधानमंत्री जो बन गए हैं चार्ट के, उनका नाम है अल्लाह माया हलीना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, न्यायाधीश नाजमी वजीरी,
क्या नाम है? न्यायाधीश है नाजमी वजीर इनका नाम है। चर्चा में क्यों है? तो नाजमी वजीरी दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों का एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या नाम है? नाजमी वजीरी दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को, ठीक है, एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह अश्वारोही संघ भारत के प्रशासन का निरीक्षण करेगी। भारतीय अश्वारोही संघ भारत में अश्वारोहण के खेलों से संबंधित शासी निकाय है। ठीक है, अरे वो बोला नहीं होता है, क्या बोलते हैं उनको, घोड़े पे जो पैसे लगते हैं ना, ठीक है, तो उनको भी मतलब ना, उनको भी मतलब वो किया जाता है, उनके भी एक शासी निकाय, उनको भी रेगुलेट किया जाता है। इस समिति के भूतपूर्व भारतीय चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी को पर्यवेक्षक तथा वकील रोहनी मूसा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अश्वारोही संघ भारत के प्रशासन का निरीक्षण करेगी। ठीक है, भारत में अश्वारोहण के खेलों से संबंधित शासी निकाय है, ध्यान में रखेंगे, अश्वारोही संघ है। इस समिति के भूतपूर्व भारतीय चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी को पर्यवेक्षण तथा वकील रोहनी मूसा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एडहॉक जज के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई। क्या नाम है इनका? नाजमी वजीरी। ठीक है, ध्यान में रखना, ये दिल्ली उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त जज भी रहे। ठीक है, इनका नाम क्या है? टोलाम। क्यों चर्चा में? तो वियतनाम का नया राष्ट्रपति मिल गया जिनका नाम क्या है? टोलाम। ठीक है, तो वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली द्वारा जनरल टोलाम को, ठीक है, 21 से लेकर 2026 की अवधि के लिए सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे वियतनाम में क्या है? वियतनाम ये जनरल रह चुके हैं। ठीक है, जनरल टोलाम है। ठीक है, वह 2016 से वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के पद पे भी कार्यरत थे। ठीक है, तो वियतनाम की भी स्थिति भी की बात करें, डेमोक्रेटिक की अच्छी स्थिति नहीं है, तो आप इनको राष्ट्रपति बना दिया गया टोलाम साहब को, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जनरल के पद पे भी रहे हैं और ये सुरक्षा मंत्री के पद पे भी कार्यरत थे, वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के पद पे। तो इतनी कुछ हमको याद नहीं रखना है। राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो टोलाम साहब जो है राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के, ये आप चाहो तो ध्यान में रखिए। ठीक है, अब आते हैं चर्चा में कौन है? क्या नाम है? जया बडिगा। तो जया बडिगा कैलिफोर्निया यूएसए की न्यायाधीश बनने वाली पहली तेलुगु महिला बन गई है। ठीक है, तो ये भारत से संबंध है तो पूछा जा सकता है। जया बडिगा की बात करेंगे तो ये पहली तेलुगु महिला है। ठीक है, जो कि ध्यान में रखना है। कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया यूएसए की न्यायाधीश बनने वाली बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलिफोर्निया यूएसए क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सिर्फ अमेरिका जैसे पूरी तरीके से संघीय शासन व्यवस्था को फॉलो करने वाला देश है, वहां पे न्यायपालिका संगठित नहीं। हमारे यहाँ क्या है? न्यायपालिका का संगठित है, मतलब केंद्र का न्यायपालिका और राज्य का न्यायपालिका अलग अलग नहीं है। लेकिन अब जब अमेरिका में जाओगे तो वहां पे संघ का न्यायपालिका और राज्य का न्यायपालिका पूरी तरीके से डिफरेंट बनाया गया, मतलब वहां पे राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, कैलिफोर्निया में भी सुप्रीम कोर्ट होगा, यूएसए का भी अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से संघीय शासन व्यवस्था को मानने वाला देश है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया यूएसए की न्यायाधीश बनने वाली पहली तेलुगु महिला बन गई है। अब इनके बारे में, बडिगा साहिबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म की बात करें विजयवाड़ा में हुआ था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कैलिफोर्निया बार परीक्षा उत्तीर्ण की और पारिवारिक कानून विशेषज्ञ के रूप में मतलब क्या किया? उत्कृष्ट कार्य किया है। ठीक है, अब ये जज बन गए हैं, न्यायाधीश बन गई है। लॉरेंस वोंग, ये चर्चा में क्यों था नाम? तो लॉरेंस वोंग ने राष्ट्रपति सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो लॉरेंस वोंग ने राष्ट्र सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, ली के त्याग पर देने के बाद परिवारवाद एवं वंशवाद का अंत हो गया। ली के पिता की बात करेंगे। ठीक है, तो ली कुआन न्यू वर्ष 1965 में सिंगापुर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाने से वहां के प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत थे। ठीक है, लॉरेंस वोंग से पूर्व अब तक सिंगापुर के मात्र 3 प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, सभी के सभी पीपुल्स एक्शन पार्टी के। सिंगापुर के बारे में एक अच्छी चीजें क्या है पता है? एक ऐसा देश जिनको जबरदस्ती आजादी दिया गया। ठीक है, एक ऐसा देश जो आजाद होना नहीं चाहता था और इसको जबरदस्ती आजाद कराया गया। ठीक है, मलेशिया के अधीन सिंगापुर था, बाद में इसको जबरदस्ती आजाद कराया गया कि बहुत सारी चीजें हो रही थी, सिंगापुर का डेवलप, इनका हिस्ट्री कुछ अजीब ही है। मतलब एक ऐसा देश जो मलेशिया का अंतर्गत रहना चाहता था लेकिन इसको जबरदस्ती आजाद करा दिया गया। तो थोड़ा सा, सभी देश आजाद होने की कोशिश कर रहा था, ये आजाद होना नहीं चाहता था। ठीक है, हालांकि 1965 में अलग होता है और उसके बाद स्वतंत्र देश जब बना तो वहां के प्रधानमंत्री के तौर पे कुआन साहब जो थे नियुक्त थे, और उसी का वंशज अभी तक चल रहा था। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, यहाँ पे ली के त्याग पर देने के बाद परिवारवाद एवं वंशवाद का पूरी तरीके से अंत हो गया।
और यहाँ पे लॉरेंस वेंग जो थे राष्ट्रपति, ठीक है, सॉरी, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। तो अब हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, लॉरेंस वोंग के पूर्व अब तक सिंगापुर के मात्र 3 प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, सभी के सभी पीपुल्स एक्शन पार्टी के ही थे। अब यहाँ पे जोस राउल मुलिनो क्या है, तो जोस राउल मुलिनो क्यों चर्चा में थे, तो जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। जोस पाउल मुलिनो ने इस चुनाव में 34% वोटों के साथ जीत हासिल की, मतलब समझ रहे, मात्र 34% ही वोट मिला तो उनकी जीत हासिल होगी, दैट मीन ज्यादा कैंडिडेट इसमें खड़े होंगे। पनामा की बात करेंगे तो आपको अमेरिकी कॉन्टिनेंट, मध्य अमेरिकी देश है जो पनामा भूमध्य सागर पे स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। अब पनामा नहर की बात करेंगे, ध्यान में रखें, काफी चर्चा में, पनामा नहर बनकर कब तैयार हुआ था, 1914 में। कब बनकर तैयार हुआ, ध्यान रखें, 1914 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ये नहर की बात करेंगे, ये देश की बात करेंगे, पनामा नहर के लिए जाना जाता है। यह नहर 82 किलोमीटर मतलब 51 माइल लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है, ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया, जो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। इस नहर से वैश्विक समुद्री व्यापार सुविधाजनक बन गया है। तो 2-3 चीज याद रखना है। पनामा जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ देता है। पनामा नहर का निर्माण की बात करेंगे 1914 में हुआ था। नहर की लंबाई की बात करें 82 किलोमीटर है, जो कि मतलब प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मतलब कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की है, तो क्या नाम है, ठीक है, जोस राउल मुलिनो, ठीक है। अब आते हैं विलियम लाई चिंगते, ठीक है, काफी खूबसूरत नाम है। ये ताइवान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये नाम चर्चा में है, इसलिए भी चर्चा में क्योंकि इस व्यक्ति ने, ठीक है, आते ही मतलब चीन के खिलाफ 1-2 स्टेटमेंट दिए, ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब चीन से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए से पूरे ताइवान को ही मतलब क्या करता है, चाइना मतलब क्या करता है, क्लेम करता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने चुनाव जीता है। तो विलियम लाई चिंग ने तसाई इंगवेन के स्थान पर ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, ठीक है। तसाई इंगवेन 2016 में ताइवान की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी, ठीक है। तो तसाई इन वेंग की बात करेंगे तो महिला राष्ट्रपति थी। वो एशिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2020 से लगातार 4 वर्षीय कार्यकाल वाले राष्ट्रपति पद पे मतलब निर्वाचित हुई, ठीक है। ये 4 वर्षीय कार्यकाल वाले राष्ट्रपति की बात हो रही है। वैसे अगर पूछा जाए कि एशिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो क्या आंसर करोगे आप लोग, वैसे कौन है जो 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुनी गई थी, श्रीलंका के हाँ, श्री माओ भंडार नायक है, ठीक है, ध्यान रखा। एशिया की पहली महिला मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। हाँ, ठीक है। किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो बेनजीर भुट्टो, ठीक है। बीन किंग ताइवान के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। तो नाम काफी अच्छा है। लाई चिंग की बात करेंगे तो पहले ये साहब उपराष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति बन गए हैं। तो लाई चिंग साहब ने किसका स्थान ग्रहण किया था, तसाई इंगवेन का। और लाई चिंग साहब जब राष्ट्रपति बन गए तो इनके जगह पे जाहिर सी बात है कोई उपराष्ट्रपति आएगा। तो उपराष्ट्रपति कौन है वहां पे, बी खिम, क्या नाम है इनका, बी खिम, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं संजीव पुरी, ठीक है, क्या नाम है इनका, संजीव पुरी। तो संजीव पुरी साहब चर्चा में क्यों है, इनके बारे में जरा हम लोग देखते थे। संजीव पुरी ने वर्ष 2024-25 के लिए CII, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये, इंग्लिश में क्या लिखा, क्या मुझे तो ये पढ़ने नहीं आ रहा है। CII के अध्यक्ष पद पर मतलब उन्होंने क्या किया, भार संभाला है, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CII कहते हैं, के लिए 2024-25 के लिए संजीव पुरी को अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया है, ठीक है। उन्होंने आर दिनेश का मतलब क्या किया, स्थान लिया है, जो TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन, ठीक है, के चेयरमैन, और उन्होंने CII के अध्यक्ष के रूप में 23-24 के दौरान कार्य भी किया था। आपको बस ध्यान में इतना ही रखना है, CII के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ध्यान में रखना संजीव पुरी। और CII का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय मतलब इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, परिसंघ का क्या होगा, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, ठीक है, CII। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के नए प्रमुख नियुक्त किए गए, ठीक है। तो नासा ने डेविड शलवा गिनगी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो नासा ने डेविड सलवा गिनगी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख के रूप में क्या किया, नियुक्त किया है, ठीक है।
नासा ने डेविड सल्वा गिंगी को एजेंसी के चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अधिकारी के तौर पे क्या किया है, तो नियुक्त किया है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और की नई भूमिका सौंपी और वर्तमान सेवा चीफ डेटा ऑफिसर ऑफिसर के साथ साथ रहेगी। ये नियुक्तियां नासा के एआई प्रौद्योगिकी के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिबद्धता को भी क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। नाम एक बार फिर से बता रहा हूँ, नासा के एआई अधिकारी का नाम क्या है, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, डेविड सल्वा गिनगी, ठीक है। ध्यान में रखना, अजीब अजीब नाम आ रहा है लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना ऐसा है, संभाल लीजिए। कोई अगर डायरेक्ट पूछे तो नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके सामने जो ऑप्शन आए तो पता चल जाए से मेरा पढ़ा हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से ये सही लग रहा है, ठीक है। वैसे भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड्रेस प्लेनकोविक, क्या नाम है, एंड्रेस प्लेनकोविक, ये क्यों चर्चा में है, तो कोर्सिया गणतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। कोर्सिया चर्चा में रहता है, ड्यू टू किसके वजह से चर्चा में रहता है कोर्सिया, कोर्सिया किसके वजह से चर्चा में रहता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को ये करेंसी दिया था ना। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी जो है यूरो, उसको अपनाने वाला ये 20वां देश है, ठीक है। यूरो की बात करेंगे तो यूरो को 27 देशों ने अपनाया है, ठीक है, सॉरी, यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, उसमें से 20 देशों ने यूरो को अपनाया है, उसमें से 20वां देश की बात करेंगे तो आपको क्रोएशिया ही है, ठीक है। तो क्रोएशिया के नए, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो क्या नाम है, एंड्रेज प्लेनकोविक। एंड्रेस प्लेनकोविक जो कोर्सियन यूनियन पार्टी के अध्यक्ष है, कोर्सिया गणतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार नियुक्त किए गए, ठीक है, मतलब मोदी जी के समकालीन चल रहा है ये 2024 में। इसीलिए आपको नियुक्तियां इतना ज्यादा आपको देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि 2024 का जो साल था ना, उसको ईयर ऑफ इलेक्शन बोला गया था, समझे, क्योंकि बहुत जगह पे इलेक्शन आपने देखने को मिला, देखे ना आपने, पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुआ, पूरे यूरोप में इलेक्शन हो रहा था, भारत में इलेक्शन हुआ, ताइवान में इलेक्शन हुआ, वियतनाम में इलेक्शन हुआ, ठीक है। और मे बी 24 के लास्ट तक तो नहीं, 25 में अमेरिका में भी इलेक्शन है, ठीक है। तो एक तरह से इसको ईयर ऑफ इलेक्शन इसको कहा जाता था, मतलब सभी जगह पे इलेक्शन हुआ है लगभग, ठीक है। रूस में इलेक्शन हुआ, मतलब रूस का तो छोड़ दीजिए, उसका तो केस ही अलग है, लेकिन मतलब फिर भी वहां पे इलेक्शन हुआ तो सही, ठीक है। तो इसको इलेक्शन ईयर कहा जाता था 2024 को, इसलिए बहुत जगह के आप अरब देश से लेकर यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन, सब जगह पे मतलब आपको चुनावी साल था ये। एचजेडजी पार्टी के गठबंधन सरकार का गठन कर यह पार्टी होमलैंड मूवमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। एचजेडजी ने 61 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि होमलैंड मूवमेंट को, ठीक है, 14 सीटें मिलती है, ठीक है। तो नए जो आपकी जो कुर्सिया गणतंत्र के जो प्रधानमंत्री चुने गए, उनका नाम क्या है, एंड्रेज प्लेनकोविक, ठीक है, प्लेनकोविक, ध्यान में रखना। नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए और लगातार कितनी बार बन गए, कितनी बार बने ये, लगातार कितनी बार ये बने हैं इस बार, तो ये इनका कौन सा टर्म था, थर्ड टर्म था, तीन ठीक है। टर्म्स। हाँ बिल्कुल। एंड्रेच, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। एंड्रई बेलाउसोव को रूस के नए रक्षा मंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। रूस के रक्षा मंत्री इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भाई साहब यूक्रेन के साथ फेस ऑफ चल रहा है इनका, तो काफी चर्चा में है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अर्थशास्त्री एंद्रई, ठीक है, बेलाउसोव सरगई को बेलाउसी को सरगई शोइगु के स्थान पर रूस के नए प्रधान रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है, ठीक है। इस सरगई शोइगु की बात करेंगे तो ये पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, ठीक है। अब पुतिन के बाद अगर रूस में अगर कोई दूसरा मतलब स्थान जो रखता था वो सरगई शोइगु थे, लेकिन इनसे थोड़ा पुतिन के बीच में थोड़ा मतभेद होने का रीजन क्या था ना, क्या रीजन था, से थोड़ा सा यूक्रेन वाले मुद्दे को अच्छे से डील नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन इनको अभी भी राइट हैंड माना जाता है और दूसरे नंबर का व्यक्तित्व रखते हैं पूरे रशिया में, ठीक है। लेकिन अभी जो रक्षा मंत्री जो उनको बनाया गया, सरगई के जगह पे किनको बनाया गया है, तो एंड्रई बेलाउसीव को बनाया गया, ठीक है। विगत 12 वर्षों में प्रथम बार नए रक्षा मंत्री के रूप में एंड्रई की नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो मतलब 12 वर्षों से आप समझ सकते हो, तो 12 वर्षों से केवल यही आपके रक्षा मंत्री के तौर पे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार की बात करेंगे, रक्षा मंत्री रूस का चेंज हुआ है और किनको बनाया गया है, तो एंड्रई बेलाउसोव को बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं विप्रो। विप्रो के द्वारा विनय फिकरे की, ठीक है, एपीएमई क्षेत्र में सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो विप्रो क्या चीज की कंपनी है, तो विप्रो आईटी की कंपनी है। इनके ऑनर, इनके मालिक का नाम क्या है, संस्थापक का नाम क्या है, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी, ठीक है। तो अग्रणी आईटी कंपनी विप्रो ने विनय फिकरे को एशिया पैसिफिक, भारत, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का सीईओ नियुक्त किया है। किसे किया नियुक्त, सीईओ, तो विनय फिकरे को, ठीक है। कहाँ कहाँ का सीईओ नियुक्त किया है, तो एशिया पैसिफिक, भारत, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको, तो विनय फिकरे को विप्रो की तरफ से।
फिक्रे ने अनीस चेंचाह के स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया। कंपनी ने एक व्यक्तित्व के अनुसार अनीस के बाहर अपने लिए अवसर तलाशने के लिए अपना पद छोड़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको उतना ध्यान में नहीं। विनय फिक्रे का नाम ध्यान में रखें। इनको नया सीईओ नियुक्त किया गया है। स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट सीईओ नियुक्त किया गया, एशिया अफ्रीका इंडो पैसिफिक। ठीक है। अजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किए गए। ठीक है, अजय भल्ला की बात करेंगे तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किए गए। पहले भी किसी पद पे थे ना संजय भल्ला? नहीं नहीं, अजय भल्ला थे, वही संजय भल्ला है ये। ठीक है, वो अजय भल्ला थे। वो शायद गृह सचिव थे ना अजय भल्ला, को अभी भी है शायद अजय भल्ला गृह सचिव, हाँ सर। है ना, गृह सचिव। ये संजय भल्ला है। ठीक है, इस संजय भल्ला क्या चीज के नियुक्त किए? नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किए गए, इसी को सीओपी कहते हैं। वाइस एडमिरल भल्ला ने भारतीय नौसेना को 1 जनवरी 1989 को ज्वाइन किया। तब से लेकर अब तक जल सेना में विभिन्न पदों पर उन्होंने 35 वर्षों तक कार्य किया है। वाइस एडमिरल भल्ला संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध के मतलब क्या है? विशेषज्ञ है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, 1989 में इन्होंने, ठीक है, नेवी को ज्वाइन किया। 35 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अभी फिलहाल क्या चीज किस पद पे नियुक्त किया गया है? तो सीओपी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ पर्सनल के पद पे इनको नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर मतलब निर्वाचित हो गए। ठीक है, बहुत महंगे वकील हैं। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, और कैबिनेट मंत्री भी रहे। किस मंत्री पर काम किया कपिल सिब्बल? बता सकते हैं किस मंत्री के पद पर रहे कपिल सिब्बल? लॉ मिनिस्टर थे क्या? शिक्षा मंत्री आई थिंक रहे हैं कपिल सिब्बल। चेक करके देख लीजिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री था इनके अधीन। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। वो चेक करके देखिए तो क्या था कपिल सिब्बल। लेकिन कांग्रेस के क्या राज्यसभा मेंबर थे। अब मिनिस्टर की बात करें, राज्यसभा के मेंबर में गुरम, मतलब मानव संसाधन रिसर्च मंत्री को एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं ना। यूपीए 2 के गवर्नमेंट में थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। राज्यसभा का मेंबर तो शायद अभी भी होंगे। कपिल सिब्बल को, ठीक है, कितने वोट प्राप्त हुए? 1066 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी वरिष्ठ वकील प्रदीप राय को मात्र 689 वोट मिले। कपिल सिब्बल चौथी बार, ठीक है, बार एससीबीए के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सिब्बल हार्वर्ड विधि स्कूल के स्नातक, क्या लिखा हुआ, मतलब वहां से मास्टर, क्या बोलते हैं इसको यार, मास्टर बोलते हैं ना, वो किए हुए। ठीक है, सिब्बल 1989-90 के दौरान भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पे भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में क्या ये संवैधानिक पद है? सॉलिसिटर जनरल, नहीं सर। एडवोकेट जनरल, हाँ सर। अटॉर्नी जनरल। नहीं सर, एक वर्ड नहीं है, अटॉर्नी जनरल है। अच्छा, एडवोकेट जनरल नहीं है। हाँ, एडवोकेट जनरल स्टेट में है। सर 165 क्या बोलता है? एडवोकेट जनरल है इसमें। ठीक है, और सॉलिसिटर क्या नाम है इसके यार, अटॉर्नी जनरल किसमें है? ये संसद में है। 76 में। ठीक है, तो 76 और 165, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये दोनों आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है। तो ये एडवोकेट जनरल जो स्टेट में होते हैं, और महान्यायवादी की बात करेंगे तो भारत सरकार का विधिक अधिकारी, दोनों के दोनों जो है संवैधानिक पद है। ठीक है, लेकिन ये सॉलिसिटर जनरल थे, वो भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। 89 और 90 कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की अपना? ठीक है, इन्होंने मास्टर वगैरह कहाँ से किया है? इसको स्नातकोत्तर कहते हैं। इन्होंने हार्वर्ड विधि स्कूल से। ठीक है, हार्वर्ड, हार्वर्ड कहाँ पर था? यूएसए में है या फिर ब्रिटेन में? हार्वर्ड, हार्वर्ड यूएसए में है ना सर? ब्रिटेन में है। अच्छा, ब्रिटेन में है। यूके। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं, क्या नाम है कि महमद इदरीस देब्यो, कितना सुंदर नाम है। ठीक है, ये महमद इदरीस, ठीक है, देब्यो ने चाड के राष्ट्रपति के रूप में विजय हासिल की है। चाड के जूटा नेता, ठीक है, महातम इदरीस देब्यो ने 61% वोट प्राप्त किया, राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल की। इस आशय की घोषणा की कि चाड की संवैधानिक सभा के द्वारा की गई है। ठीक है,
न्यायालय ने देब्बो के निकटतम प्रतिद्वंदी सक्सेस मासरा की चुनाव परिणाम को निरस्त करने की अपील को अस्वीकृत कर दिया। सक्सेस मासरा जो चुनाव से पूर्व चाड के प्रधानमंत्री थे, ने चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए इस अपील को दायर किया था। मासरा को राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, 18.54, ठीक है, वोट प्राप्त हुए थे और पूर्व प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमे पड्डके को, ठीक है, 16.93% वोट प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे चाड के जूटा नेता की बात करें, इदरिस देब्बो, ठीक है, इनको कितना परसेंट, 61% वोट प्राप्त हुई। जूटा क्या होता है, ठीक है, आर्मी लीडर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जुंटा बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, आर्मी लीडर होता है ये, ठीक है। चलिए आप देखेंगे आगे क्या है। संजय कुमार मिश्रा, तो केंद्र ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी, क्या लिखा है, जीएसटी एटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। क्या नाम इनका, संजय कुमार मिश्रा। जीएसटी एटी, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण है। जीएसटी एटी से संबंधित विवादों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण निकाय है, ठीक है। करीना कपूर क्यों दिख गई भाई, ठीक है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ ने भारत के राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एम्बेसडर भारत के लिए कौन है, तो करीना कपूर खान। करीना की नियुक्ति के साथ यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एडवोकेट्स लॉन्च किया है। यह 4 विख्यात व्यक्तियों का एक समूह है। इसके सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए लोगों का नेतृत्व करेंगे। ऐसे मुद्दे होंगे जो बच्चों और युवाओं को, ठीक है, प्रभावित करेंगे। तो बताइए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ एक यूनेस्को थी, यूनिसेफ कब हुआ यूनिसेफ की स्थापना, 1946 में यूनिसेफ, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यूथ एडवोकेट एवं उनके कारण क्या है, उनके कारण देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गौरासी शर्मा खेलने के अधिकार एवं अपंगता समावेशन की वकालत कर रही है। उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा जलवायु कार्य योजना तथा बाल अधिकारों के समर्थन की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। असम की नाहिद आफरीन मानसिकता स्वास्थ्य एवं आरंभिक बाल्यावस्था विकास के संबंध में जागरूकता फैला रही है। तमिलनाडु के बिनीशा उमाशंकर एक उभरती हुई नवोन्मेषक तथा पर्यावरणविद है, ठीक है। तो इनके अलावा 4 लोगों को भी चुना गया यूथ एडवोकेट्स के तौर पे। मध्य प्रदेश के गौरासी शर्मा, उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा, असम के नाहिद आफरीन, तमिलनाडु के बिनीशा उमाशंकर, ठीक है। और उसके अलावा भारत में जो राष्ट्रीय एम्बेसडर जो बनाया गया भारत के लिए, किनको बनाया गया, तो करीना कपूर को, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें नाम तो बहुत अजीब अजीब थे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, देखते आप लोग को कितना याद हुआ। एक बार मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग जरा जवाब हमें दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको याद हो। तो कहाँ का राजदूत नियुक्त किया था, व्यक्ति का नाम जो दिख रहा है, ठीक है, फैजल बिन सऊद अल फजरेल, कहाँ का, सीरिया का। ये व्यक्ति है कहाँ का, किसके द्वारा सीरिया का राजदूत नियुक्त किया गया इसको, सऊदी अरबिया। सऊदी अरब का, ठीक है। जेठा अहिर की बात करेंगे तो नाफेड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। गीतनास नौसेना क्यों चर्चा में थी, लिथुआनिया के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, ठीक है, लिथुनिया के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। हाँ, ठीक है। ये अल्लाह माया हलीना क्यों चर्चा में था, गणतंत्र के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कौन गणतंत्र चार्ट के, चार्ट गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र चार्ट गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। ये राजनयिक भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये न्यायाधीश नाजमी वजीर किस हाई कोर्ट में कार्य कर चुके हैं, ये एज ए न्यायाधीश के पद पे, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई। 21 संघ के मतलब इनको रखा गया है, मतलब क्या चीज, अस्वर वही संघ के प्रशासन का निरीक्षण करेगी, उनका इनको ना अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे टोलाम। टोलाम कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में काम। जया बडिगा क्यों चर्चा में थी, जया बडिगा, ये इंपॉर्टेंट नाम था ना, बोल, यूएसए हाँ, की तो ये भारत से पहली संबंध महिला रखती है ना, पहली तेलुगु, यूएसए की पहली महिला नहीं, यूएसए की पहली तेलुगु महिला, ठीक है। इनका जन्म की बात करें, भारत में किस जगह पे हुआ इनका जन्म, विजयवाड़ा में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। लॉरेंस बेंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो किसने त्यागपत्र दिया, ली के त्यागपत्र देने के बाद, ठीक है। तो ली के पिताजी भी मतलब सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, ली के दादाजी भी मतलब क्या थे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ली के दादाजी का नाम जो था, क्या नाम था, कुआन क्यू, क्या नाम था, कुआन यू नाम था। ली के दादाजी थे 1965 में जो थे
सिंगापुर के क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्हीं फैमिली का लगातार 3 लोग जो थे बने हुए थे, ठीक है। ये चौथे बने हैं, मतलब पहले दादाजी बने, फिर इसका पुत्र बना, और अभी जो लासिंग लॉरेंस वोंग की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम था इनका, लॉरेंस लॉरेंस वोंग ही था ना, इनका नाम लॉरेंस वोंग, ठीक है। लॉरेंस वोंग चौथा राष्ट्रपति बना है, ठीक है, ली के त्याग पत्र देने के बाद। तो ली फैमिली का ही 3 लोग इनसे पहले बन रखे थे, ये चौथे हैं। रोसलाल मुलिनो, ये क्यों चर्चा में था? पनामा की राष्ट्रपति पनामा के राष्ट्रपति हाँ, चुने गए थे पनामा पनामा नहर का स्थापना कब बताया था? 14 और पनामा नहर 1914। किसको किसको कनेक्ट करती है? थिक अटलांटिक। और किन कौन से 2 पनामा जलडबरू मध्य की बात करेंगे, तो किन 2 अमेरिका, कॉन्टिनेंट साउथ को कनेक्ट कर देती है? उत्तरी अमेरिका नॉर्थ और अमेरिका, दक्षिण साउथ अमेरिका अमेरिका, को। ठीक है। विलियम लाई चेंगते कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? ताइवान ताइवान की पहली महिला, ताइवान की या फिर पूरे एशिया की पहली महिला राष्ट्रपति के नाम बताए, जो कि 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए थी। क्या नाम था उनका? लाई चिंग, ठीक है। तो लाई चिंग को एक ही लाइचिंग। जगह पे ही ये आए हैं, ठीक है। ये किस पद पे थे जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, तो किस पद पे थे? उपराष्ट्रपति तो के। उपराष्ट्रपति के पद पे, ठीक है। अब जाके उपराष्ट्रपति कौन बन गया है, तो ध्यान रखिए, बी खिम। क्या नाम है? बी खिम। संजीव पुरी साहब क्यों चर्चा में थे, किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के, ठीक है, मतलब CII के, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के नए प्रमुख के तौर पे डेविड शल्बागिंगी को नियुक्ति किसके द्वारा की गई, किस संस्था के द्वारा? नासा। नासा। नासा के द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई? तो नासा के द्वारा की गई, ठीक है। बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एंड्रेस प्लेनकोविक के द्वारा। तो एंड्रेस प्लेनकोविक की बात की किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं? क्रोएशिया, एशिया ठीक है। गणतंत्र। क्रोएशिया की बात करेंगे तो किसका मेंबर है? तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। 20वां मेंबर नहीं है, ठीक है। 20वां ऐसा देश है करेंसी जिसने को अडॉप्ट करने वाला। यूरोपियन यूनियन के करेंसी को अडॉप्ट किया है, ठीक है। मतलब यूरो को अपनाने वाला 20वां सदस्य, 27 देश है ना, तो 27 देशों में से ना 20 देश ही जो है सो यूरोपियन यूनियन के करेंसी को, यूरो को एज ए करेंसी के तौर पे मानता है। बाकी 7 का अपना अपना करेंसी है, ठीक है। तो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है ये, ठीक है। बात करेंगे एंड्रेई बेलाउसोव, रूस के नए रक्षा मंत्री बने, किसके जगह पे आ गए हैं? तो सरगई के जगह पे, ठीक है। किसके जगह पे? सरगई के जगह। सरगई जो था पिछले 12 साल से मतलब क्या थे, तो रक्षा मंत्री के तौर पे काम किया था, ठीक है। तो बाद में विप्रो के द्वारा किसको मतलब नया एशिया पैसिफिक का CEO बनाया गया, तो क्या बताएंगे, क्या नाम है इनका? तो विनय फिक्रे। क्या नाम है इनका ना? विनय फिरके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। व नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पे किनको नियुक्त किया गया, COP के पद पे, तो क्या संजय बताएंगे? भल्ला। बिल्कुल, संजय भल्ला। भल्ला को नियुक्त किया गया, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन का चुनाव कपिल सिब्बल ने किसे हरा के जीता है? हाँ, ठीक है, क्या नाम है इनका? तो प्रदीप राय, ठीक है, ध्यान रखें, क्या नाम है? प्रदीप राय। 689 वोट मिला था ना, और इनको 1066 वोट मिला था, ठीक है। ये सॉलिसिटर जनरल के पद पे रहा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे, ठीक है, जो कि अब जाके क्या मानव संसाधन विकास मंत्री को पद को ही हटा दिया। क्या वो कौन? शिक्षा मंत्री होते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। बताना है मोहम्मद इदरिस देब्बो, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव जीता है किस देश में? चार्ड। चाड में, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा की बात करें, किसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं? GST-80। GST-80 का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करीना कपूर की बात करेंगे, राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त की भारत की किस संस्था के द्वारा? यूनिसेफ। यूथ एडवोकेट्स का नाम बताइए, ठीक है। मध्य प्रदेश से गौरासी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा, असम से नाहिद अफरीन, और तमिलनाडु से विनीसा उमाशंकर, ठीक है। ये सारे के सारे नाम जो थे काफी अधिक महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सभी लोग कला और डिफेंस पढ़ कर आए। संस्कृति आप नहीं पढ़ाए। हाँ, छूट गया कला संस्कृति, कैसे छूट गया कला संस्कृति यार? लेखक के ऊपर। अच्छा, ये कला संस्कृति छूटा हुआ, ये कैसे मिस हो गया ये? ठीक है, तो चलिए कला संस्कृति कर लेते हैं, और आज एक ही क्लास रखूंगा ना, या फिर मन करेगा तो पढ़ा देंगे बिहार में। वैसे भी सैटरडे है आज, क्या? नहीं, फ्राइडे, कल फ्राइडे। सैटरडे। फ्राइडे, अच्छा ठीक है। तो कला संस्कृति आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कला संस्कृति। चलिए कला संस्कृति में अब देखो, जो पहला क्वेश्चन जो है 1824, क्या होता है ये?
1824 दुबई में भारतीय सांस्कृतिक विविधता का आयोजन होता है, ठीक है। क्या आता था 1824 का मुख्य उद्देश्य, 24 मतलब 2024, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य दुबई में रहने वाली भारतीय प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने के साथ छिपे हुए कलात्मक रत्नों को मतलब सामने लाना है, ठीक है। मतलब दुबई में जो रहने वाले जो भारतीय प्रतिभा जो है ना, उनको मतलब क्या करना है ना, उनको मतलब सबके सामने धरातल पे लाना है। दुबई सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत आने वाले इस ध्यान में रखेंगे, इस अल जलीला सांस्कृतिक केंद्र में 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन भी करेगी, ठीक है। इस आयोजन ने कम ज्ञात कलाकारों, छात्रों एवं कला प्रेमियों को अपनी असाधारण प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने तथा अन्य रचनात्मक प्रतिभाओं से संपर्क बनाने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान किया है, ठीक है। और इस प्रदर्शनी में आप देखोगे 250 उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। सारी बकवास चीजें बस आपको ध्यान में रखना। 1824 की बात करेंगे तो दुबई में हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, दुबई में रहने वाले, यूएई में रहने वाले जो भारतीय लोग जो है, उनको मतलब कला के क्षेत्र में या फिर किसी भी विशेष प्रकार के जो कलात्मक चीजें से जुड़े हुए, उनको मतलब क्या करना है, मतलब धरातल पे लाना है, ठीक है, उनकी पहचान करनी है। तो ये दुबई से संबंधित है। अब भारतीय सांस्कृतिक विविधता का समायोजन है, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका निर्माण किसने किया था विरूपाक्ष मंदिर? राजेंद्र चोल ने। कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। ये आपको मिलेगा हम्पी में मिलेगा, ठीक है, जो कि कृष्णदेव राय की राजधानी थी हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, तो कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप लगातार हो रही वर्षा के कारण गिर पड़ा। इस घटना से लोगों ने इस स्थल को संचित करने के प्रयासों के प्रति चिंता उत्पन्न कर दी है, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर आपको कर्नाटक में है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कहाँ पे है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर वस्तुतः हम्पी के भग्नावशेष, ठीक है, जो 7वीं शताब्दी के हैं। यह स्थल 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था? डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर 15वीं शताब्दी जब आया था बहमानी किंगडम। 1565 में एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं राक्षसी टंगरी का लड़ाई। तंगड़ी और भाटा राक्षसी टंगरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बन्नी हट्टी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थाली कोटा भी बोलते हैं, और एक मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है, बैटल ऑफ क्रस्ट के नाम पे ही जानते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक लेखक आया था विजयनगर साम्राज्य के जस्ट पतन के बाद, उसका नाम था शेवेल, ठीक है। उसका नाम क्या था? सेवेल। सेवेल ने इसको क्रस्ट की लड़ाई से इसको तुलना किया था। क्रस्ट की लड़ाई इसलिए बोला था कि जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, धर्म युद्ध टाइप से उसको कनेक्ट करने की, क्योंकि मुस्लिम वर्सेस ईसाई जो हुआ था उसको क्रूसेड कहते हैं, उसी से कनेक्ट करते हुए हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे मूलतः क्या था, हिंदू थे, और जो भी मतलब जो भी मतलब जो थे सल्तनत थे, वो सबके सब मतलब क्या थे, मुस्लिम थे। तो इसी के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखा था सेबल ने, अ फॉरगेटन एम्पायर विजयनगर, ठीक है, विजयनगर अ फॉरगेटन एम्पायर, सेबल के द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है। तो आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य में तो बहुत सारे मंदिरें थी, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मंदिर की बात विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसकी मान्यता मिली हुई है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हम्पी नामक स्थान पर अवस्थित है। इस मंदिर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यह मंदिर की बात करेंगे तो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन विष्णु भगवान के विरूपाक्ष भगवान दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। सॉरी, शिव भगवान है, सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक शिव भगवान का एक रूप है जो समर्पित है। शिव विष्णु पढ़ा था मैं यार। हाँ, इसको चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका निर्माण दिया कृष्णदेव राय। सर भगवान शिव है। हाँ, शिव है। शिव जी। इस मंदिर का नाम लंकन दंडेश जो शासक देवराय द्वितीय के अधीन एक नायक तो उनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। लंकन दंडेश का नाम दिया, हालांकि ये तो शासक नहीं था, ये तो कोई सामंत वगैरह था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये शिव भगवान को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था ना क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है ना बारिश की वजह से क्या हो रहा है ना, टूट के गिर रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखेंगे सागा दावा महोत्सव, ठीक है। तो सागा दावा महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिक्किम में। कहाँ पे? तो सिक्किम में ये महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और किस धर्म से संबंधित है?
तो बौद्ध बुद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। सिक्किम में कोई मठ का नाम बताइए जो कि बौद्धिस्ट मत है, कोई भी मठ का नाम बताइए। सिक्किम में लॉन्ग एक है रूमटेक है, ठीक है, क्या नाम है, रूमटेक, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सिक्किम में सागा दावा नामक महोत्सव प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने, ठीक है, 15वें दिन मनाया जाता है। सागा दावा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहारों माना जाता है, जो बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। जिस दिन हम लोग मनाते हैं ना बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की भी प्राप्ति उसी दिन हुई थी, और उनका देहांत की बात करेंगे उसी दिन हुई थी, ठीक है। इस दिवस को ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तीन तीन घटनाएं हुई थी, जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था, ठीक है। इसीलिए इनको ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल के तौर पे भी जानते हैं। और सिक्किम में आपको गैंगटॉक में आपको मठ मिलेगा जिसका नाम है रूमटेक, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको, हालांकि ऐसे स्टैटिक्स का क्वेश्चन याद रखना चाहिए। बाकी समाप्त हो गया, कुछ नहीं था, मैं कुछ दो तीन चीजें पूछ ले रहा हूँ, बताइए अटारा महोत्सव कहाँ पे बनाया गया, अटारा सऊदी अरब दुबई में, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर आपको भारत के किस स्थान पे आपको देखने को मिलेगा, हम्पी कर्नाटक हम्पी में, ठीक है। ध्यान, कौन सा मंडप गिरा, सालू मंडप इसका गिर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है, किस एम्पायर से संबंधित है विजयनगर ये मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर से, ठीक है। ध्यान रखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है कि नहीं, है ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। किस जिला में है, लारी जिला बेलार। में ये बल्लारी हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी जो थी, किस नदी के किनारे थी, तो क्या बताएंगे, तुंगभद्रा नदी ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे सागा दावा महोत्सव की बात, कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिक्किम में। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित। ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल कहते हैं, फिर डुअल ब्लेस फेस्टिवल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्रिपल इनको ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल के तौर पे भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो आप कल के क्लास में आप लोग क्या कीजिएगा, डिफेंस पर कराइएगा, ठीक है। तो बाकी ये 3-4 दिन और चलेगा, 3-4 दिन, तो अभी कितने 10 पेज है ना अभी इसमें, 42-10 3 पेज में 3 के प्रचार होंगे, ठीक है। तो खत्म करेंगे इसको जल्दी हम लोग, ठीक है। इंग्लिश वाले में तो और टॉपिक है।